सबसे पहले हम आपको नई साल की शुभकामनाएं देते हैं। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों, आपको नई साल खुशियों की साल बने, जिसमें आप कुछ नया करें। मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप विषय पर अच्छी प्रकार से पकड़ बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, वीडियो को देखें, सुनें। तो विद्यार्थियों, राजनीतिक आधुनिकीकरण में जो हमने अर्थ परिभाषा देखा, उसके बाद आज हम उसके लक्षण जानेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के क्या लक्षण हैं। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण जैसे कि एक आधुनिकीकरण आधुनिकता की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है, और आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के साथ साथ एक परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। ये चाहती है, यह राजनीतिक अवधारणा, यह दृष्टिकोण यह चाहती है, इसमें देखने को मिलता है कि परिवर्तन हो, व्यक्ति आगे की ओर बढ़े, देश आगे की ओर बढ़े और नए नए विकास के कार्य हो। अब ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक चीज से संभव नहीं है। जैसा कि पहले वीडियो में भी बताया था, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुआयामी है। इसका कोई एक मापदंड नहीं, कोई एक आधार नहीं। आधुनिकीकरण के लिए हम कहें कि आधुनिकीकरण एक यूरोपीय मॉडल है, ऐसा नहीं है। आधुनिकीकरण को हम पाश्चात्य सभ्यता से जोड़ करके देखें, ऐसा भी नहीं है। आधुनिकीकरण आधुनिकता की ओर बढ़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर निर्भर करती है और चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। कम संसाधन हो फिर भी हम ज़्यादा तरक्की करें, उस चीज़ को कहते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का अर्थ अंधानुकरण नहीं है, किसी चीज़ की नकल करना नहीं है। जैसा कि चीन के उदाहरण से स्पष्ट होता है, एडवर्ड सिल्स ने बताया भी है कि चीन ने पश्चिम की नकल की बिना ही बहुत कुछ आधुनिकीकरण किया, विकास के काम किए, और आज चीन एक उभरी हुई अर्थव्यवस्था वाला, एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इससे लग रहा है कि आधुनिकीकरण प्रगतिशीलता की ओर बढ़ने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर निर्भर करती है और साथ ही साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ाती है, व्यक्ति को नया मार्ग दिखाती है, राष्ट्र का विकास करती है, व्यक्ति की और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। वो है आधुनिकीकरण। अब ये सब जानने के बाद हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण जानेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो मुख्य विद्वान हैं, एडवर्ड सिल्स है। कौन सा है? एडवर्ड सिल्स है। तो इनके विचार जब हम पढ़ते हैं तो इनसे लगता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, जिसमें कौन सी है? पहली विशेषता है, राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण होता है। आधुनिकीकरण की अवधारणा में क्या देखने को मिलता है? शासन की जो शक्तियां होती हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं होती हैं, राज्य या सरकार के पास शासन की शक्तियों का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। शासन का संचालन मुख्य रूप से सरकार करती है, व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता है। तो राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण हो, ऐसी व्यवस्था होती है। ऐसा होगा तो शासन भी सुचारू रूप से चलेगा, आधुनिकीकरण होगा, नए मार्ग खुलेंगे। दूसरी बात आती है कि राज्य का समाज में अधिकतम प्रवेशन हो। राज्य का समाज में अधिकतम प्रवेशन से मतलब ये है कि राज्य ऐसे कार्य करे जिससे कि समाज का हित हो, समाज की भलाई हो, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, विकास के कार्य हो, जिसको हम जनहित कह रहे हैं। वो जनहित तभी जुटाया जा सकता है जब राज्य या सरकार समाज के लिए एक अच्छा काम करेगी, लोक कल्याण के काम करेगी। कहने का मतलब ये है, लोक कल्याण के काम करेगी, तब राज्य का प्रवेश समाज में हो पाएगा और उसको हम आधुनिकता का लक्षण मानेंगे। आगे है कि राज्य समाज की बढ़ती अंतक्रिया से मतलब ये है कि राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के हित को देख करके काम करें, या राज्य या सरकार जो भी है वो समाज के लिए अंतर संबंध का काम करे। ऐसा नहीं कि राज्य अलग काम कर रहा है, समाज के विचार अलग हैं, लोगों की धारणाएं अलग हैं। ऐसा होगा तो राज्य और समाज में अंतःक्रिया नहीं होगी। राज्य, इसको हम एक तरीका से केंद्र और परिसर के रूप में जान सकते हैं। जो केंद्र से मतलब ये है, यहाँ राज्य से है या सरकार से है, केंद्र और परिसर। दोबारा सुनिए, इसको हम केंद्र और परिसर
केंद्र तो मानो सरकार या राज्य को, तो मान लीजिए केंद्र, और परिसर मानो समाज को। तो राज्य और समाज क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। शासन का संचालन केंद्र से सही प्रकार से समाज के लिए होगा, तभी सही शासन चल पाएगा। तो केंद्र और परिसर दोनों में अंत क्रिया होती रहनी चाहिए। केंद्र सरकार के जो काम है वो समाज के लिए उपयोगी माने जाने चाहिए, और उपयोगी तब होंगे जब अच्छा कार्य हो। तो केंद्र और राज्य की जो व्यवस्था है यहाँ परिधि के रूप में है। केंद्र एक सेंटर है और ये परिधि है एक तरीका से। तो इस तरीका से ये कार्य हो रहा है कि जो केंद्र से शासन का संचालन किससे हो रहा है, परिधि की ओर हो रहा है। राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना चाहिए कि जो भी राजनीति में संस्था हैं, सभा समितियां हैं, जो भी निर्णयकारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जो भी है, कहने का मतलब है राजनीतिक संस्थान जितने भी हैं उनमें विभिन्नीकरण की भावना हो और विशेषीकरण हो, यानी उनमें विशेषज्ञता हो, उनमें कार्य करने वाले व्यक्ति विशेषज्ञ हों, योग्य हों, निपुण हों, और विभिन्नीकरण का दृष्टिकोण हो, विविधता हो, कहने का मतलब जिससे कि राष्ट्र प्रगति करे, विविधता में एकता की भावना हो, कहने का मतलब ये है। और ये है कि राजनीतिक से आधुनिकरण में क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक सहभागिता होनी चाहिए, राजनीतिक सहभागिता होनी चाहिए। वैसे हम देखें तो राजनीतिक सहभागिता सबसे ज्यादा लोकतंत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही जनसहमति होती है, जनता का शासन होता है ये लोकतंत्र। तो इस प्रकार से हम क्या है कि लोकतंत्र में सहभागिता ज्यादा पाई जाती है, और इसलिए राजनीतिक आधुनिकरण का एक लक्षण क्या बनता है कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए। जनता ज्यादा से ज्यादा वोट डालने में भाग ले, चुनावों में भाग ले, एक तरीका से राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। यदि ऐसा दृष्टिकोण होगा तो उसको हम राजनीतिक सहभागिता मानेंगे। तो ये राजनीतिक सहभागिता भी किसका लक्षण है, राजनीतिक आधुनिकरण का लक्षण है। जनता एक तरीका से उदासीन नहीं रही, चुनावों में, शासन व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे, सक्रिय रही, उसी को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। आगे है लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लोगों की जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, विचार है, मान्यता है, वो बदलने चाहिए। जब तक लोगों के दृष्टिकोण, मान्यताएं, विचार नहीं बदलेंगे तब तक आधुनिकरण नहीं आ सकता है। आधुनिकरण का मतलब ही लोगों की परंपरागत धारणा को बदलना है, लोगों की संकीर्ण धारणा को बदलना है, और लोगों को पहले ये सिखाना है कि राष्ट्र पहले है, हमारा कोई जिला, हमारा कोई राज्य, ये सब बाद में है, पहले क्या है, राष्ट्र है। तो लोगों को राष्ट्रता की भावना सीखनी चाहिए, या लोगों में राष्ट्रता की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने से क्या होगा, आधुनिकरण आ पाएगा। तो आधुनिकरण आने के लिए क्या होना चाहिए, लोगों की दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, विचारों को बदला जाना चाहिए, उनकी जो सोच है वो व्यापक होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जापान में राष्ट्रीयता है, जापान के लोगों में क्या है कि राष्ट्र के प्रति जैसी मर मिटने की भावना है, ऐसी भावना हो तब जाकर के ये आधुनिकरण कहलाएगा। व्यापक आधार वाली नौकरशाही होनी चाहिए। नौकरशाही से मतलब ये शासन के उन कर्मचारी वर्ग से है जो शासन चलाते हैं, एक तरीका से अधिकारी कर्मचारी वर्ग से, जिनके पास शासन की संचालित करने की व्यावहारिक शक्तियाँ होती है। सरकार आदेश देती है लेकिन शासन का संचालन नौकरशाही वर्ग ही करता है। तो नौकरशाही की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, व्यापक आधार वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरशाही वर्ग हम खड़ा कर दिया, एक विशाल नौकरशाही वर्ग तो बना दिया है, लेकिन उसमें व्यापकता नहीं है। व्यापकता से मतलब उसमें सभी वर्गों के व्यक्ति जाने चाहिए। ऐसा नहीं एक जाति विशेष से ही जाते हो, वर्ग विशेष से ही जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें व्यापकता होनी चाहिए, योग्यता और निपुणता होनी चाहिए। जब योग्य और निपुण व्यक्ति उसमें जाएंगे नौकरशाही वर्ग में, तो शासन का संचालन भी सही प्रकार से हो पाएगा। परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना जरूरी है, क्योंकि परंपरागत और आधुनिकता का तो कोई मेल ही नहीं। परंपरागत का तो मतलब क्या है कि रूढ़ियों से है, संकीर्ण दृष्टिकोण से है, उन मान्यताओं से है जो हमें पीछे की ओर धकेल रही है।
और आधुनिकता का मतलब ये है कि हम परंपराओं, रूढ़ियों, मान्यताओं से, संकीर्ण दृष्टिकोण से आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करें। तो परंपरागतता और आधुनिकता दोनों विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, परंपरागत स्रोत जो भी हैं, साधन जो भी हैं, वो कमजोर होने चाहिए या उनको महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहिए। जनसंचार के साधन हैं, शिक्षा है, यातायात है, और शासन के विभिन्न जो रूप हैं उनमें व्यापकता हो, शासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। तो जब ये चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा, वो आधुनिकरण होगा और परंपरागत साधन निर्बल होंगे। तो ये हमने कुछ यहाँ लक्षण देखे। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है कि राज्य की शक्ति के अधिक होनी चाहिए, शासन की शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए, परंपरागत साधन निर्बल होने चाहिए, और राज्य व समाज की बढ़ती हुई अंतःक्रिया होनी चाहिए, राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता होनी चाहिए, और लोगों का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, मान्यताएं, विचारधाराएं बदलनी चाहिए, समाज में अधिक से अधिक प्रवेशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ होगा तो ही आधुनिकरण हो सकता है, आधुनिकरण लाया जा सकता है। तो ये जो लक्षण हमने देखे, इन सब लक्षणों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बढ़कर सामने आती हैं। यानी इनको हम संक्षेप में विशेषताओं को 3 भागों में बांट सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता जो भी है यहाँ पर, उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है बुद्धि संगत सहभागिता, दूसरा है राजनीतिक सहभागिता, और तीसरी है संरचनाएं। बुद्धि संगत बुद्धिजीवी वर्गों का दृष्टिकोण हो, संरचनाएं निर्माणकारी तत्व हो, और सहभागिता ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। तो बुद्धि संगतता है, राजनीतिक सहभागिता है और राजनीतिक संरचना है। ये 3 लक्षण ये उभर कर सामने है। कहने को मतलब ये है, तो ये सब लक्षण हैं जिनको संक्षेप में 3 भागों में बांट दिया गया है। बुद्धि संगत सत्ता है, राजनीतिक सहभागिता है और राजनीतिक संरचना है। तो यह हमने विशेषताओं को भी जाना है। आगे की वीडियो में इसके और विचार आएंगे राजनीतिक आधुनिकरण पर। धन्यवाद।